मैं बता रहा था कि किसी भी मानव अधिकार में आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसका अर्थ बताया था, फिर इसके बाद मानव अधिकार की विशेषता बताया था, इसका विकास बताया था। और इसमें जो है हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि मानव अधिकार और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट में क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके मैं दो चार बताता हूं। देखिए, जो मूल अधिकार है, किसी देश के संविधान में इसका उल्लेख होता है और संविधान द्वारा ही इसकी गारंटी दी जाती है। जैसे भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है रिट के माध्यम से इसका संरक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट इसका गार्जियन भी है, हाई कोर्ट गार्जियन नहीं है। आप लोग संविधान में पढ़े होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय के पास जाकर जो है मामला दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है अवश्य उपचार प्रदान करेगा। इसीलिए जो है गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। और ये जो आप ह्यूमन राइट देख रहे हैं, ये ह्यूमन राइट जो है अंतर्राष्ट्रीयतावाद के धरातल पर तैयार किया जाता है, सभी देशों के लिए समान रूप से मार्गदर्शन देता है। किसी देश के संविधान में ह्यूमन राइट का उल्लेख जो है सब नहीं किया जा सकता। इसीलिए देखिए, मैं उस दिन बनाया भी था कि ये जो है फंडामेंटल, ये ह्यूमन राइट है, इसके भीतर जो है फंडामेंटल राइट होता है, क्योंकि ह्यूमन राइट में से ही जिन अधिकारों की गारंटी दे दी जाती है उसको हम लोग फंडामेंटल राइट कह देते हैं। और दूसरा बात समझिए, मूल अधिकार में आप देखते हैं कि मूल अधिकार एक संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह जो है व्यक्ति और राज्य के संबंधों को जोड़ने का प्रयास करता है। व्यक्ति और राज्य के संबंधों को जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि यह संविधान है, तो संविधान क्या है? संविधान जो है एक तरफ जो है वह व्यक्ति हो गया, नागरिक हो गया, और दूसरी तरफ जो है राज्य हो गया, सरकार हो गया। तो दोनों को जो संबंध है उसको जोड़ने का काम जो है ये कौन करता है? संविधान करता है। इसका मतलब कि ये जो मूल अधिकार है वो संकीर्ण अवधारणा है, व्यक्ति राज्य के संबंधों को जोड़ता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट है यह व्यक्ति और विश्व को जोड़ने की व्यवस्था है, इसीलिए इसको व्यापक अवधारणा कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट जो है व्यापक अवधारणा के रूप में है। और तीसरा जो अंतर है, आप देखते हैं कि मूल अधिकार जो है गारंटी है, इसका मतलब कि यथार्थवादी अवधारणा है। उन्हीं बातों का उल्लेख है जिसे राज्य दे सकता है, तो ये गारंटी है, अवश्य हमें प्राप्त होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट है, ये ह्यूमन राइट जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से आदर्शवादी प्रलेख है। इसमें अनेक बातों का उल्लेख किया गया है, जो जितना भी सोच सकते हैं, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, सब ह्यूमन राइट है, लेकिन सब मूल अधिकार की श्रेणी में है नहीं। तो ये जो है आदर्शवादी है और ये जो है यथार्थवादी है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि एक अंतर और भी कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, यह फंडामेंटल राइट जो है इसकी प्रकृति जो है विभिन्न देशों में अलग अलग दिखाई देती है। अमेरिका में अलग है तो भारत में अलग है। जैसे आप देखते हैं कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, हमारे यहां कानूनी अधिकार है, लेकिन अमेरिका में यह जो है फंडामेंटल राइट है। आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है पर्यावरण का अधिकार कानूनी पहलू दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है पर्यावरण का अधिकार दक्षिण अफ्रीका में जो है फंडामेंटल राइट के रूप में है। तो चौथा अंतर इसका यह है कि इसकी प्रकृति जो है विभिन्न देशों में अलग अलग दिखाई देती है। और ह्यूमन राइट जो है वो देखा जाए तो इसकी प्रकृति संपूर्ण विश्व में समान है। किसी भी धर्म, जाति, भाषा के लोग हों, सबके लिए समान रूप से यह दिखाई देता है, सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर, उसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मानव अधिकार में आजकल जो है एक टर्म आता है बहुसंस्कृतिवाद, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बताऊंगा।
बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव्स इसको कह सकते हैं। मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव्स, तो मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव्स जो आप लोग डाइवर्सिटी और तमाम जो सुनते हैं उसी से संबंधित एक अवधारणा है बहुसंस्कृतिवाद। तो पहले हम लोग जो है इसका अर्थ जानेंगे, अब फिर जो है एक बहुसंस्कृतिवाद का जो है देखा जाए तो अधिकारों का भी आजकल सिद्धांत पेपर में देखते होंगे, जो लोग निरंतर पेपर पढ़ते होंगे, अधिकारों का बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण, अधिकारों का बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण। तो अधिकारों का जो बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण है, ये भी इसका एक परिप्रेक्ष्य है। तो पहले इसका अर्थ मैं बताता हूं, इसका अर्थ और विशेषता जानिए। तो देखिए, ये जो अवधारणा है बहुसंस्कृतिवाद, यह बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा जो है 1970 के बाद जो उदारवाद है, जो पूंजीवाद है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आया है। और इसमें जो है मुख्यतः जो वर्तमान के जो विचारक हैं, जैसे मार्शल है या इसी प्रकार से वाल्जर है, इस तरह के विचारकों का इसमें योगदान है। यह बहुसंस्कृतिवाद जो है पहचान की राजनीति, आजकल देखते होंगे पेपर में टर्म लिखता है पहचान की राजनीति, अस्तित्व की राजनीति, मान्यता की राजनीति, इस तरह का जो टर्म निकल रहा है पेपर में, उससे जुड़ा हुआ यह अवधारणा है। और यह एक प्रकार से जो है ग्रुप डिफरेंशिएशन राइट जिसको कहा जाता है, समूह विभेदीकरण अधिकार, समूह विभेदीकरण अधिकार पर यह बल देता है। समूह विभेदीकरण का मतलब होता है कि समाज में बहुत सारे समूह हैं, विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग हैं, तो हम लोग सामान्य नागरिकता की जो अवधारणा है उसको हम लोग को नहीं मानना चाहिए। विविधता की संस्कृति को यह स्वीकार करता है। और इसमें जैसे कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, तो 2, 4, 5 में बताता हूं। जैसे पहला बात समझिए, शुरुआती दौर में 1970 के बाद समुदायवाद के रूप में बहुसंस्कृतिवाद को देखने का प्रयास किया गया कि विभिन्न समुदाय के लोग हैं तो यह बहुसंस्कृतिवाद है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं। आज जो है राष्ट्र निर्माण की प्रतिक्रिया के रूप में बहुसंस्कृतिवाद को देखा जा रहा है। तो बहुसंस्कृतिवाद जो है एक प्रकार से देखा जाए तो विविधतावादी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देता है। इसीलिए विचारक इसको जो है कह रहे हैं कि ये जो है एक प्रकार से राष्ट्र निर्माण के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया स्वरूप है। दूसरा इसका विशेषता यह है कि अल्पसंख्यक सांस्कृतिक जो समूह हैं उनको ये जो है मान्यता देता है, उन्हें विशेष अधिकार देने पर बल देता है कि उनको विशेष अधिकार देना चाहिए। जैसे मान लीजिए रोहिंग्या लोग हैं, म्यांमार से पलायन किए, भारत आए, बांग्लादेश आए, तमाम देशों में गए। तो आखिर क्यों गए? यदि रोहिंग्या लोगों को जो है विशेष अधिकार मिलता, म्यांमार सरकार उनको मुख्य धारा से जोड़ती, तो ऐसा नहीं होता। और तीसरा विशेषता यह कहा जाता है कि यह जो बहुसंस्कृतिवाद है ऐसे राज्य और समाज की रचना करना चाहता है जहां पर बहुसंस्कृतिवाद को स्वीकार करते हुए
राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। यह माना जाए कि हम लोगों में विविधता है और उसको लेकर जो है नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। और चौथा बात इसमें यह कहा जाता है कि समुदाय के लिए जो अधिकार दिया जाएगा उससे उनकी सामाजिक संस्कृति जो है कायम रह सकती है। जैसे मान लीजिए विभिन्न समुदायों की भाषा है, तो अपनी भाषा में ही जो है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की जाए। जैसे आप देखिए इजराइल में हिब्रू भाषा बोला जाता है, वहां अंग्रेजी ज्यादा प्रचलित नहीं है। अब देखिए वो लोग अपनी ही भाषा में शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, और देखा जाए तो लगभग 30 पुरस्कार इजराइल को मिला होगा। जनसंख्या 70-80 लाख ही है, सोचिए छोटा सा देश है, कौन सा अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो अपनी भाषा में ही जो है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की जाए। और एक चीज ये कहा जाता है इसमें, एक विशेषता इसका यह भी है कि जो अप्रवासी लोग हैं, जो लोग अपना मूल निवास छोड़कर किसी दूसरे समाज में जाकर बस गए हैं, ऐसे अप्रवासी लोगों को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। जैसे मान लीजिए अफ्रीकी लोग जो है, काले लोग जो है अमेरिका में सर्विस करते हैं, तो ऐसे लोगों को अमेरिकी नागरिकता देना, आजकल विवाद भी चल रहा है। भाई ट्रंप साहब जो है चाहते हैं कि नहीं, अमेरिका अमेरिकी लोगों के लिए है, तो हमें कहते हैं कि जो अफ्रीकी लोग जो है लंबे समय से रह रहे हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देना। तो ये जो मैं बता रहा था, इस पहलू को बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। अब बहुसंस्कृतिवाद जो आपने समझा, इसी से संबंधित जो है अधिकारों का बहुसंस्कृतिवादी अवधारणा है। तो अधिकारों का जो बहुसंस्कृतिवादी अवधारणा है, तो यहां पर जो है इसका पहले एक अर्थ बताता हूं और फिर इसका विशेषता बताता हूं। एग्जाम में कभी भी भूल जाएगा तो इसको सोचकर, ये जो मैं आपको समझाया हूं अर्थ विशेषता, इसको सोचकर ही टिक लगाइएगा। यही अधिकारों का बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण है। भाई अधिकार क्या है? अधिकार ऐसी परिस्थिति है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करती है। तब जानते हैं कि समग्र विकास के लिए उदारवादी लोकतांत्रिक जो देश हैं, उन लोगों ने सार्वभौमिक अवधारणा, सार्वभौमिक नागरिकता की अवधारणा को बढ़ावा दिया। सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब सब नागरिक समान हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अभी मैं बताया कि 1970 के बाद जो है इन सब चीजों का विरोध जो है बहुसंस्कृतिवादियों द्वारा किया गया। और उनका मानना है कि ये जो सार्वभौमिक नागरिकता है, यह आदर्शवादी है, औपचारिक है, केवल खाना पूर्ति है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविक समानता एक जैसा व्यवहार करके सुनिश्चित नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रखने का मतलब यह हुआ कि समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अधिकार उपलब्ध कराना। इस बात को अधिकारों का बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। अब यहां पर कुछ मैं विशेषताएं बताता हूं। जैसे आप देखते हैं कि जातीय और धार्मिक जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको समूह अधिकार दिया जाए। इसको बोला जाता है जेन्युइन इक्वलिटी।
जेन्युइन इक्वलिटी का मतलब होता है प्रामाणिक समानता। प्रामाणिक समानता तो ये लोग जो है प्रामाणिक समानता की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि नागरिकों के साथ जो है प्रामाणिक समानता का व्यवहार किया जाए। प्रामाणिक समानता का व्यवहार किया जाए इसका मतलब यह हुआ कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो समूह हैं, इन समूहगत जो उनका अधिकार है वो अधिकार देने की आवश्यकता है। और यहां पर जो है इन लोगों का यह मानना है, दूसरा बात समझाता हूं, इन लोगों का यह मानना है कि अधिकार का वास्तविक अर्थ है वास्तविक समानता। अधिकार का वास्तविक अर्थ है वास्तविक समानता, और वास्तविक समानता का मतलब है विभिन्न समूहों के बीच जो है जो अंतर है उस अंतर का समायोजन करना, एकोमोडेशन इसको बोलते हैं। कि यहां पर जो है देखा जाए एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना। समायोजन करना। तो आप देखते हैं कि ये लोग कहते हैं कि समायोजन करने का कार्य करना चाहिए, सभी समूहों में हम लोग को समायोजन करना चाहिए। और तीसरा चीज ये लोग कहते हैं कि जो बहुसंख्यक सरकार चलाता है, तो बहुसंख्यक द्वारा किए गए आर्थिक, राजनीतिक जो निर्णय होता है उसके कारण जो है समाज में अल्पसंख्यक की सामाजिक सांस्कृतिक उपेक्षा होती है। जो बहुसंख्यक निर्णय लेता है उस निर्णय से जो है सामाजिक सांस्कृतिक उपेक्षा होती है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संस्कृति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार की आवश्यकता है। उसको बोलते हैं हम लोग आजकल भू क्षेत्रीय स्वायत्तता। जैसे भू क्षेत्रीय स्वायत्तता शब्द पेपर में देखते होंगे, भू क्षेत्रीय स्वायत्तता, या इसी प्रकार से आजकल पढ़ते होंगे एसोसिएशनल मेजोरिटी। एसोसिएशनल मेजोरिटी तो एसोसिएशनल जो मेजोरिटी है इसका मतलब ये होता है जैसे अफगानिस्तान में कुर्द हैं, तमाम जो लोग हैं उनको अधिकार है। यदि कोई कानून बन भी जाता है और ये बहुसंस्कृतिक समूह यदि स्वीकार नहीं करता है तो कानून लागू नहीं होता वहां। इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशनल मेजोरिटी। जैसे मान लीजिए नेपाल का संविधान बना, उसमें भी इसका प्रयोग किया गया और बाद में कहा गया कि भाई हम लोग संशोधन के माध्यम से उसको ठीक करेंगे। या इसी प्रकार से नाइजीरिया में भी संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है कि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा उसको स्वीकार किया जाए। और ये लोग मानते हैं, चौथा बात, ये लोग मानते हैं कि सांस्कृतिक समूहों की विशिष्ट जीवन शैली होती है। सांस्कृतिक समूहों की विशिष्ट जीवन शैली होती है जो वैश्वीकरण से प्रभावित हो रही है। तो ऐसी न्यूनतम परिस्थिति देना जिससे उनकी परंपरागत संस्कृति को हम बनाए रखें। सांस्कृतिक समूहों की विशिष्ट जीवन शैली है जो वैश्वीकरण से प्रभावित हो रही है, तो ऐसी न्यूनतम परिस्थिति उपलब्ध कराई जाए जिससे परंपरागत संस्कृति बनी रह सके
और आप लोग पढ़ते होंगे कि आजकल जो है भिखू पारेख साहब, भिखू पारेख भारत के ही हैं, तो आप देखते हैं कि भारतीय मूल के हैं। भिखू पारेख साहब ने अपनी किताब में लिखा कि सामूहिक पहचान को कायम रखने के लिए जो उदारवादी जो न्याय प्रणाली है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उदारवादी जो न्याय प्रणाली है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। सबको समान अधिकार देना जो है अधिकार का अवमूल्यन करना है। राजनीतिक संस्थाओं में सबको आरक्षण देना चाहिए। सरकार में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब भिखू पारेख साहब ने यह भी लिखा कि उदारवादी जो लोकतंत्र है, उदारवादी लोकतंत्र की जो नीतियां हैं वो अल्पसंख्यक के प्रति जो है पूर्वाग्रह रखती हैं। तो ये लोग कहते हैं कि वर्तमान जो सामाजिक सांस्कृतिक जो नीतियां हैं वो अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव करती हैं। तो हम लोगों को जो है सार्वभौमिक अधिकार सिद्धांत की जगह पर सामुदायिक अधिकार का सिद्धांत बनाना चाहिए। हर समुदाय के लिए अलग अधिकार, उनकी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति के संदर्भ में उनको अलग अधिकार दिया जाए। तो देखते हैं ये जो अवधारणा है, इसी पहलू को हम लोग जो है बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। तो कभी बहुसंस्कृतिवाद का प्रश्न आए, देखिए पेपर का कोई भरोसा नहीं है। आप खूब संविधान पढ़ रहे हैं, खूब मूल अधिकार पढ़िए, डीपीएसपी पढ़िए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका खूब पढ़िए, लेकिन यूपीएससी में पेपर का कोई भरोसा होता नहीं। इसलिए मैं बताया कि मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है वह बेसिक पढ़ाया था, फिर इसके बाद गवर्नमेंट का पोर्शन पढ़ाया, और फिर मैं बताया था कि कुछ जो थ्योरी है और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये ए पोर्शन आप लोग पढ़ लिए, बी पोर्शन जो है गवर्नमेंट पढ़ लिए। भाई गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका, आपातकाल, पंचायती व्यवस्था, जितना भी है केंद्र राज्य संबंध सब। अब ये थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी थ्योरी में मैं जो है आप लोगों को लोकतंत्र पढ़ाया था, अधिकार पढ़ाया था, मानव अधिकार पढ़ाया था, इस तरह से जो है मैं पढ़ाया था। फिर शिवका से नौकरशाही मैंने पढ़ाया था, संवैधानिक विकास वाला पोर्शन आपको पढ़ाया था। तो अब थोड़ा सा और भी बोलता हूं। आप देख रहे हैं कि तर्कसंगत तरीके से अवधारणाएं अच्छी है, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन इस विचारधारा को हम पूर्णतः नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि यदि इस विचारधारा को हम पूर्णतः स्वीकार कर लें तो बहुत ज्यादा विविधता को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में अलग अलग अधिकारों की मांग होगी। और ये बताइए, अलग अलग अधिकारों की जब मांग होती है तो क्या होता है? राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। लेकिन भाई इन लोगों में तो सत्यता है ना, तो राज्य सरकार को विविधतावादी जो विशेष संस्कृति है उसको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए यथासंभव, जिससे इन लोगों का अस्तित्व, पहचान बना रहे। ये आप ध्यान रखकर टिक लगाइएगा। अब हम लोग जो है, मैं आप लोगों को लोकतंत्र भी बताया था, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं समानता, ये जो समानता शब्द है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इक्वलिटी, तो इक्वलिटी जो शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वह इक्वलिटी जो शब्द है, उस इक्वलिटी शब्द के जो है अर्थ को मैं बताऊंगा। इसका अर्थ क्या है?
इसका विशेषता क्या है? इसमें जो है वो देखा जाए तो जो समानता है, समानता और स्वतंत्रता दोनों साथ पढ़ाऊंगा जिससे उस समझ में बात आए, क्योंकि दोनों को फिर जोड़ना भी पड़ेगा। समानता तथा स्वतंत्रता, ये दोनों को मैं जोड़ता हूं, तो इसका पहले अर्थ जानिए, इसका विशेषता या स्वरूप जानिए। इसका थोड़ा प्रकार भी जानिए। अब फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का जो है अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ पहले जानेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग जो है इसका स्वरूप समझेंगे कि स्वतंत्रता का क्या स्वरूप है। फिर स्वतंत्रता का जो है प्रकार थोड़ा सा जानेंगे। अब फिर हम लोग जो है स्वतंत्रता और समानता को जोड़ेंगे। उसका भी प्रश्न आता है कि समानता तथा स्वतंत्रता में संबंध तो कुछ विचारक इसको पूरक भी मानते हैं, कुछ जो है विरोधी भी मानते हैं। इसमें पहले विरोधी पढ़ा जाएगा, फिर पूरक पढ़ा जाएगा। और वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति क्या है इसको समझा जाएगा। इक्वलिटी और लिबर्टी, ऐसे बनाइए। कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। अब जैसा समझिए, जो हम लोग समानता शब्द बोलते हैं, ये जो समानता शब्द है, तो समानता शब्द कोई आधुनिक शब्द नहीं। प्राचीन काल से ग्रीक दर्शन में भी प्लेटो और अरस्तु जैसे जो विचारक थे, स्टोइक जो दार्शनिक थे, उन लोगों ने भी इन सब शब्दों का प्रयोग किया। और ये जो समानता शब्द है वो देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं योग्यता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समानता लाना। योग्यता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समानता लाना। भाई ऐसे समझिए कि सिर्फ योग्यता के आधार पर यदि समानता लाएंगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि सिर्फ योग्यता के आधार पर लाएंगे तो मान लीजिए हो सकता है कि समाज में कोई व्यक्ति योग्य ना हो, तो उसको भी तो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। क्या करें, उसको मर खप जाने दिया जाए? ऐसा तो नहीं कर सकते। और आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम समानता लाएंगे तो भाई आवश्यकता की कोई सीमा तो है नहीं। तो योग्यता और आवश्यकता, इन दोनों को ध्यान में रखकर समानता की बात की जाती है। और समानता का मतलब यह होता है कि ऐसे सामाजिक विभेदों को समाप्त करना जो अतार्किक तथा बनावटी हैं,
ऐसे सामाजिक विभेदों को समाप्त करना जो अतार्किक तथा कृत्रिम है, जैसे मान लीजिए, इसको पहले समझाता हूं। भाई पैतृक और वंशानुगत जो परिस्थितियां हैं कि भाई ये इस वंश के हैं इसलिए यही राजा बनेंगे, यही मंत्री बनेंगे, ये सब अतार्किक बात है। और जो योग्य होगा वो राजा बनेगा, जो योग्य होगा वो अधिकारी बनेगा। आपके पिताजी आईएएस अधिकारी हैं तो इसका मतलब आप थोड़े ना आईएएस अधिकारी हैं। तो देखा जाए तो किसी को विशेष सुविधा न देना, यह समानता है। यहां पर मैं लिखता भी हूं जिससे आपको समझ में आए बात। जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि वंशानुगत परिस्थितियों की समाप्ति, वंशानुगत परिस्थितियों की समाप्ति, पैतृक परिस्थितियों की समाप्ति, राजवंशी परंपरा की समाप्ति, यह समानता है। सबको समान अवसर उपलब्ध कराना जिससे योग्य व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ सके, यह भी समानता है। सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, जैसे सामाजिक आधारों पर भेदभाव की समाप्ति, जाति, धर्म, भाषा, गोरा, काला, इन सब आधारों पर भेदभाव न किया जाए, यह भी समानता है। सामाजिक आधारों डैश धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, या इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि मनुष्य का सामाजिक आर्थिक शोषण न किया जाए। अरे भाई कोई मजदूर था, कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, इस समय मान लीजिए कंपनियां बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, तो उसको कम से कम इतना पैसा तो अवश्य दे दिया जाए कि वो भोजन वोजन कर ले। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सामाजिक आर्थिक शोषण ही तो हुआ कि उसका जो है भाई ठीक है, वो जब मान लीजिए हमें कहते हैं कि कोई कंपनी में काम करता है, उसका तबीयत खराब हो गया, 1 महीना हॉस्पिटल में रह गया, तो कंपनी वाले का क्या फर्ज बनता है, कुछ उसके लिए करे। तो यहां पर जो है ये समानता है, मानव का सामाजिक आर्थिक शोषण न किया जाए, मानव का सामाजिक आर्थिक शोषण न किया जाए। देखिए ये ध्यान रखिए कि जो प्राकृतिक विभेद है तो उस प्राकृतिक विभेद की समाप्ति नहीं। भाई प्रकृति ने मान लीजिए किसी को पुरुष बनाया, किसी को महिला बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, किसी को मोटा बनाया। तो ऐसा थोड़ी ना कि मोटा व्यक्ति जो है 20 रोटी खा रहा है रोज, वो भी 2-3 रोटी खाता है, लेकिन भगवान ने उसको ऐसी संरचना बनाया है कि वो पतला हो नहीं पाता है, कितना भी दौड़ ले थोड़ा ठीक ही रहेगा मामला। तो ये बताइए, ये जो प्राकृतिक विभेद हैं, ऐसे विभेद जो प्रकृति द्वारा हैं, उसको समाप्त हम नहीं कर सकते हैं, और समाप्त करना ठीक भी नहीं है। ऐसे थोड़े कि हमेशा पतले व्यक्ति अच्छे लगते हैं, कोई मोटा देखिए वो भी तो अच्छा लगता है। प्रकृति ने मान लीजिए किसी को खूब बाल दिया, तो देखिए मान लीजिए हमें कहते हैं अब मैं क्या लगवाऊं उस पे बाल, लीजिए जाकर बिग लगवा लूं, बालों लगवा लूं, तो हमको तो ठीक नहीं लगता है।
तो यही तो होगा कि थोड़ा सा देखने में मान लीजिए लोग कहेंगे कि अरे भाई ठीक नहीं लग रहे, तो हमसे आप पढ़ने आए हैं ना कि हमारा बाल देखने आए हैं। तो मान लीजिए यहां पर अब जो मान लीजिए फिल्म में हैं अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनके भी तो बाल नहीं है, लेकिन देखिए वो बाल निकाल कर नहीं आते, बाल लगा कर आते हैं, क्योंकि बाल हटा कर जिस दिन आ जाएंगे उस दिन जो है कहीं ना कहीं हम लोग पसंद ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को लगेगा अरे ये तो ये भी बूढ़े हो गए। तो यहां पर एक चीज है कि ऐसा विभेद जो समाज द्वारा उत्पन्न किया गया है उसको समाप्त करना, ऐसा विभेद जो समाज द्वारा उत्पन्न किया गया है, समाज द्वारा उत्पन्न किया गया है। अब आपको जो इसकी परिभाषा है वो इसको ध्यान में रखकर इसकी परिभाषा आपको बनाना है। मतलब समानता जो है, समानता का परिभाषा देना बहुत जटिल समस्या है। आप देख रहे हैं कि ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। इसका मतलब कि समानता का वास्तविक अर्थ यह हुआ कि प्राकृतिक विभेद को समाप्त न किया जाए, सामाजिक विभेद को समाप्त किया जाए। लेकिन क्या सभी सामाजिक विभेद को समाप्त कर दिया जाए? नहीं। ऐसे सामाजिक विभेद को समाप्त करना जो अतार्किक है, इसका मतलब कि जो समानता है वो समानीकरण की प्रक्रिया है। समानता समानीकरण की प्रक्रिया है। समानीकरण की प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि अमीर और गरीब के मध्य अंतर कम करना, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए परिस्थितियां उपलब्ध कराना जो उसके लिए अनिवार्य और आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अमीर तथा गरीब के मध्य अंतर कम करना और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए परिस्थितियां उपलब्ध कराना, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक परिस्थिति उपलब्ध कराना, अनिवार्य एवं आवश्यक परिस्थिति उपलब्ध कराना। तो इसमें देखिए दोनों समानता के दोनों स्वरूप शामिल हो जाते हैं। एक तो नकारात्मक समानता होता है, एक सकारात्मक समानता होता है। नकारात्मक का मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? विशेषाधिकार का अंत होना चाहिए, किसी को विशेष न माना जाए, समाज में सामाजिक विभेद न किया जाए। फला धर्म के हैं, ये बाबू साहब हैं, ये पंडित जी हैं, क्या मतलब? अरे मनुष्य है ना, ये समाज में सब बनाया गया है ना। ये मान लीजिए पंडित जी हैं, अरे भाई पंडित जी का मतलब कुछ कर्म भी तो पंडित जी का हो। एक इस लोग तो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, पूजा कराएंगे, कैसा पूजा कराएंगे भाई? ये बताइए। ये जो नकारात्मक समानता है इसका मतलब किसी को विशेष न माना जाए। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, अब मैं 5 लोगों को यहां पर बैठा के बोलूं कि आप लोग पढ़िए, अब बाकी लोगों की तरफ ध्यान न दूं, और जब बात करूं तो इन्हीं 5 लोगों से बात करूं, इसका मतलब समानता का उल्लंघन है।
तो यहां पर नकारात्मक का मतलब क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकारों का अंत, विशेषाधिकार किसी को न दिए जाएं, प्रिविलेज विशेषाधिकार न दिया जाए, और सकारात्मक समानता का मतलब क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सबको समान अवसर उपलब्ध किया जाए, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति किया जाए, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो तथा समान अवसर दिया जाए, समान अवसर दिया जाए। तो इसके दो स्वरूप हैं, तो नकारात्मक समानता क्या क्या नहीं होना चाहिए, सकारात्मक समानता का मतलब क्या होना चाहिए। तो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कराना भी समानता है, और ये मैं बताया कि ये समानता समानीकरण की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग आनुपातिक समानता कहते हैं। अनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। अनुपातिक समानता का मतलब होता है दो चीजें, समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। समान परिस्थिति है तो समान कानून लागू होगा, असमान परिस्थिति है तो असमान कानून लागू होगा। देखिए भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 14 में है, यह अनुपातिक समानता की बात अनुच्छेद 14 में भी है। आप लोग संविधान जब पढ़ते होंगे तो मैं पढ़ाया था कि अनुच्छेद 14 जो है रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और रूल ऑफ लॉ में देखिए दोनों चीजें हैं, रूल ऑफ लॉ में दोनों चीजें हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना कि ये जो रूल ऑफ लॉ है भाई अनुच्छेद 14 समानता में है ना, ये जो रूल ऑफ लॉ है इसमें दो चीजें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। तो आप देख रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता का मतलब किसी को विशेष ना माना जाए, सब लोग कानून के नजर में समान होंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, सब लोग कानून से ही प्रशासित होंगे। और विधि का समान संरक्षण, यहां पर आनुपातिक समानता का सिद्धांत लागू है, मतलब समान के साथ समान व्यवहार किया जाए, मतलब असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए, तभी तो संविधान में जो है तमाम अपवाद दिखाई देते हैं। भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार दिया गया अनुच्छेद 361 के तहत, मान लीजिए राजदूतों को विशेषाधिकार दिया गया, आरक्षण दिया गया, ये सब रूल ऑफ लॉ से मेल खाता है। आरक्षण रूल ऑफ लॉ का विरोधी नहीं, संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं सोचना है, ये मैं समानता पढ़ा रहा हूं। समानता का मतलब सबको काट पीट कर समान कर देना नहीं, समानता का मतलब यह है। तो विधि का समान संरक्षण, आनुपातिक समानता। इसीलिए देखिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी दिखाई देता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जाना, यह अनुपातिक समानता है। मान लीजिए विलासितापूर्ण वस्तुओं पर जो है ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, यह अनुपातिक समानता है। मान लीजिए दिल्ली सरकार ने जो है 70% जो है देखा जाए तो कोरोना टैक्स लगा दिया शराब पर, लोग लाइन में लगकर गिर रहे हैं। तो भाई जब इतना आप गिर रहे हैं तो जैसा 70% सरकार को भी दे दीजिए, यह अनुपातिक समानता है, क्योंकि विलासितापूर्ण वस्तु है। चावल गेहूं पर नहीं लगेगा 70% टैक्स,
शिक्षा पर नहीं लगेगा, एक लिमिट से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो अनिवार्य चीजें हैं। कोई पढ़ रहा है तो ज्यादा पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज्यादा टैक्स लगा दीजिए जिससे वो कम पढ़ना शुरू कर दे। तो यहां पर देख रहे हैं भारतीय संविधान में भी ये सब दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ा देते हैं तो आप पूछते तो हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया। अब एक आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि वास्तविक अर्थ समानता का ये है तो उससे मेल खाना चाहिए। तो आप देखते हैं ये समानता का अर्थ में बताया, इसका स्वरूप में बताया कि समानता का ये क्या स्वरूप है। अब फिर मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको जो है समानता का प्रकार भी बताता हूं। समानता के प्रकार का मतलब है कि जैसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता, जैसे हम लोग कहते हैं सामाजिक समानता, जैसे हम लोग कहते हैं आर्थिक समानता। तो ये सब जो शब्द है, जो प्रकार है, इसका क्या मतलब है। राजनीतिक समानता का मतलब ये होता है कि राजनीतिक स्तर पर समानता को लागू करना, कानून का शासन होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होना चाहिए, संस्था या संगठन बनाने का अधिकार होना चाहिए, सबको संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, सबको सरकारी नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए, सबको अवसर की समानता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं राजनीतिक समानता। और सामाजिक समानता का मतलब सामाजिक स्तर पर समानता को लागू करना। ये जो मैं सिद्धांत बताया उसको सामाजिक स्तर पर लागू करना। तो जब सामाजिक स्तर पर लागू करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक आधार पर भेदभाव न किया जाए। समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबकी गरिमा सुनिश्चित हो, सबकी सभ्यता संस्कृति को समान महत्व दिया जाए, सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म खराब है, ईसाई धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है, ये समानता नहीं है। हिंदू धर्म में भी तमाम कुरीतियां हैं, विकृतियां हैं, मुस्लिम धर्म में भी है। सब धर्मों में सुधार होना चाहिए। हिंदू धर्म अच्छा है तो मुस्लिम धर्म भी अच्छा है, उसमें भी कुछ अच्छाई है। उसमें भी देखिए नमाज पढ़ने का जो सिस्टम बनाया गया है, तो नमाजी व्यक्ति को शुगर थोड़े ना होता है, वो सब साइंटिफिक है। उस अच्छाई को हम लोग को भी तो सीखना चाहिए। वज्रासन में जो हम लोग बैठते हैं, योगा करते हैं, वहां पर देखा जाए तो उसको विशेष प्रक्रिया के रूप में ही बना दिया गया है। हम लोग कहते हैं स्वच्छता। देखिए नमाजी व्यक्ति है, खूब अच्छा से हाथ हो धुल उल कर उसके बाद नमाज पढ़ेगा, फिर भोजन करेगा। तो बताइए जो प्रक्रिया है कि नमाज पढ़ने से पहले हमको हाथ तो धुलना है, सफाई करना है, तो उसी को तो हम लोग स्वच्छता कह रहे हैं। जैसे अस्पृश्यता है, छुआछूत है, समाप्त करना, स्त्री पुरुष में भेदभाव न करना। भाई प्रकृति ने किसी को स्त्री बनाया, किसी को पुरुष बनाया, स्त्री में भी तमाम अच्छाइयां हैं तो पुरुष में भी अच्छाइयां हैं। सामाजिक कार्यों में जो है सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जितना मैं बोला हूं ये सब सामाजिक समानता है। अब आर्थिक समानता समझिए। आर्थिक समानता का मतलब आर्थिक आधार पर जो है वो देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर समानता को लागू करना। आर्थिक स्तर पर समानता को लागू करने का मतलब यह है कि समाज के संसाधन, समाज में उत्पादन, वितरण में समानता लाना।
जिससे आर्थिक स्तर पर विषमता समाप्त हो सके। अब सोचिए, उदाहरण, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, अभी बता रहा था सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना, सबको रोजगार के अवसर देना, न्यूनतम मजदूरी देना, यह सब आर्थिक समानता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये मैं आपको बताया समानता, कि समानता का क्या अर्थ है, समानता का क्या स्वरूप है, क्या विशेषता है, समानता का क्या प्रकार है। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कि स्वतंत्रता क्या होता है। स्वतंत्रता शब्द जो हम लोग बोलते हैं उसका क्या मतलब है। देखिए, ये जो स्वतंत्रता शब्द है, लिबर्टी, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है। लाइबर शब्द से निकला है, और लाइबर का मतलब होता है बंधनों का न होना, बंधनों का न होना। अब बताइए, इस स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है बंधनों का न होना, यही तो मतलब हुआ, बंधनों का न होना। अब बंधन के न होने का मतलब क्या हुआ? लोगों को इच्छा अनुसार कार्य करने की आजादी, लोगों को इच्छा अनुसार कार्य करने की आजादी। तो बताइए, इच्छा अनुसार अपने मन से कोई भी कार्य करिए, यह चीज भ्रम उत्पन्न करता है ना। कुछ भी करेंगे, यह भ्रम उत्पन्न करता है। अब भ्रम उत्पन्न करता है, तो इसी के कारण जो है स्वतंत्रता को दो भागों में बांट दिया गया, इसका दो स्वरूप बना दिया गया, इसका दो स्वरूप बना दिया गया। एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव, मतलब कि स्वतंत्रता में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करना, प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंध न लगाना। तो नकारात्मक स्वतंत्रता जब हम लोग कहते हैं तो ये मानते हैं कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, और कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो अपना भला बुरा समझता है, उसको व्यक्तिगत कार्यों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कानून उतना ही बनाया जाए जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल सके। इस तरह की चीज जब हम लोग कहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार से जो है नकारात्मक सिद्धांत है। प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंध न लगाना, एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब जरा सा समझिएगा, अब ये जो मैंने बताया कि प्रतिबंधों का अभाव है, ये पूर्णतः सही नहीं है, पूर्णतः सही नहीं है। तो इसी के कारण जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का विकास हुआ। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब
कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं, ऐसी सामाजिक परिस्थितियों की मौजूदगी है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। मतलब बंधन का अभाव नहीं, परिस्थितियों की मौजूदगी जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके। परिस्थितियों को बढ़ावा देना, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसका मतलब बाधाओं को बाधित करना, हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंसेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हम मान लीजिए यहां से चल रहे हैं, कोई बाधा आ गया तो उसको हटाइए, तभी तुम आगे चलेंगे। आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा उच्छा होना चाहिए जून में, जुलाई में, जब भी परीक्षा हो, फेयर परीक्षा हो, जिससे लोग परीक्षा पास करके अधिकारी बन सकें। तो जो बाधा है उसको बाधित कर देना, बाधाओं को बाधित करना, प्रतिरोधों को प्रतिरोधित करना। क्यों ये लोग ऐसा कहते हैं? तो ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? मानव का सामाजिक मानव के रूप में विकास करना। तो मानव का सामाजिक मानव के रूप में विकास कब होगा? जब व्यक्ति सामाजिक हित का उल्लंघन न करे। व्यक्ति को सामाजिक हित के खिलाफ स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। स्वतंत्रता सामाजिक व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता है। समाज से अलग किए हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता सामाजिक हित से मेल खाना चाहिए। सामाजिक परिस्थितियों से ही स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। और राज्य को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे स्वतंत्रता पनप सके। एक तो आपको यह ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप देख रहे हैं कि ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें कमियां हैं। इन्हीं कमियों के कारण जो है सकारात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। भाई में कहते हैं प्रतिबंधों का अभाव पूर्णतः सही नहीं है ना। आर्थिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः सार्थक नहीं है। इसमें न्याय का पक्ष भी कमजोर है। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की गई। और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की गई तो इसी को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है। वर्तमान में इसका ही महत्व है। तो आप लोग सकारात्मक स्वतंत्रता जो मैं अभी समझा रहा था उसको ध्यान में रखकर जो है सोचिएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं। और यहां पर जो है जैसे हम लोग कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है बंधनों का न होना, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है बंधनों का न होना, लोगों को इच्छा अनुसार कार्य करने की आजादी। तो यह पहलू जो है भ्रम उत्पन्न करता है। और यह भ्रम उत्पन्न करता है तो मैं बताया कि एक नकारात्मक स्वतंत्रता है तो इसमें तमाम समस्या थी और कमियों के कारण जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का विकास हुआ और यही वर्तमान में महत्वपूर्ण है।
अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि जो समान स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं। स्वतंत्रता के प्रकार, तो स्वतंत्रता के प्रकार में जो है मुख्यतः जो है, जैसे एक तो नागरिक स्वतंत्रता शब्द आप लोग सुनते हैं, नागरिक स्वतंत्रता। एक शब्द जो है वो देखा जाए तो राजनीतिक स्वतंत्रता, और तीसरा शब्द है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, और एक है शब्द आप लोग पढ़ते हैं आजकल पेपर में आता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अब जैसा समझिए, नागरिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है सिविल लिबर्टी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जीवन, नागरिक होने के नाते क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रता की बात हम लोग करते हैं उसको हम लोग नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं, कि नागरिक होने के नाते हमको जो है किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए। तो इसमें मुख्यतः जो है वो देखा जाए, कुछ लिखता भी हूं, नागरिक स्वतंत्रता का जो उदाहरण है, जैसे हम लोग कहते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। दूसरा चीज हम लोग कहते हैं जैसे डोमेस्टिक लिबर्टी, मतलब पारिवारिक स्वतंत्रता, घरेलू स्वतंत्रता। पारिवारिक स्वतंत्रता, इसी प्रकार जैसे विचार की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, जैसे हम लोग कहते हैं संघ और संस्था बनाने का अधिकार, संघ तथा संस्था बनाने की स्वतंत्रता। इस तरह की चीजों को, इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, समझौता करने की स्वतंत्रता, इन सब चीजों को हम लोग जो है वो देखा जाए तो इसमें शामिल करते हैं। और जैसे मैं बताया कि इसमें जो है वो देखा जाए तो हम लोग ये शामिल करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता कहते समय दिमाग में आना चाहिए कि राजनीतिक मामलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक मामलों में सक्रिय रूप से भागीदारी की जो स्वतंत्रता है, उसको हम लोग जो है वह राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता कहते समय ये जो दिमाग में हम लोग क्या आता है कि जैसे हम लोग कहते हैं चुनाव में मत देने का अधिकार है, मतलब इसको ऐसे समझिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी, द पावर टू बी एक्टिव इन अफेयर ऑफ द स्टेट। राज्य के मामलों में जो सहभागिता है, पार्टिसिपेशन, उस पार्टिसिपेशन को हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे अभी मैं बता रहा था चुनाव में मत देने का अधिकार, चुनाव में मत देने का अधिकार। देखिए आप लोगों के यहां जो पेपर आता है आईएएस में, उसमें जो थ्योरी पूछता है उसमें थिंकर नहीं पढ़ना है, विचारक नहीं पढ़ना, आपको सामान्य अवधारणा स्वतंत्रता समानता के बारे में जानना है कि मतलब क्या होता है उसका, और फिर एक समझ बनाना है। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता केवल इतना ही नहीं है जितना आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है। 400 mg की दवा, 800 mg भी दवा नहीं खाना चाहिए, वो भी नुकसान करता है। ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग को पढ़ना कितना है। चुनाव में मत देने का अधिकार, जैसे मैं बताया, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और बताता हूं। जैसे मान लीजिए संसद सदस्य बनने का अधिकार, विधायिका का सदस्य बनने का अधिकार, विधायिका का सदस्य
बनने का अधिकार, दल के निर्माण का अधिकार। दल, देखिए कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो इसमें और इसमें नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता में कॉमन हो, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, जैसे दल बनाने का अधिकार, यही सब का देखते हैं। सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार, इस तरह से। और आर्थिक स्वतंत्रता कहते समय दिमाग में आना चाहिए कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो है स्वतंत्रता मिलना, और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता मिलने का मतलब यह होता है, इसमें जैसे इंडस्ट्रियल सेल्फ गवर्नमेंट है, औद्योगिक लोकतंत्र, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, उद्योग धंधा लगाने का अधिकार, उद्योगपति मजदूर का शोषण न करे। तो इसमें एग्जाम्पल लिखता हूं, काम की स्वतंत्रता या काम का अधिकार भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं विश्राम का अधिकार, जैसे हम लोग कहते हैं उद्योग धंधा लगाने का अधिकार, उद्योग लगाने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, उद्योग लगाने आब्लिक व्यापार की स्वतंत्रता। या मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार, न्यूनतम वेतन, तो ये सब जो है आर्थिक स्वतंत्रता है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार आर्थिक स्वतंत्रता है। उसे बैंक में जमा करने का अधिकार, खर्च करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज दी प्रॉपर्टी। तो ये जो पहलू है आर्थिक स्वतंत्रता। और जब हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वशासन का अधिकार होना चाहिए। इसका कंसेप्ट यह है, प्रत्येक राष्ट्र को स्वशासन का अधिकार होना चाहिए। तो प्रत्येक राष्ट्र को स्वशासन का अधिकार होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को कोई अन्य राष्ट्र जो है गुलाम न बनाए। इसका मतलब यह होता है युद्ध और साम्राज्यवाद को बढ़ावा न दिया जाए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना का जो विस्तार हुआ वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उदाहरण है। एशिया अफ्रीका के अधिकांश देश जो है स्वतंत्र हुए। आप देख रहे हैं कि 1990 तक स्वतंत्रता का लहर चलता रहा। नामीबिया जैसे आजाद हुआ 1990 में। तो इस तरह से यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता के प्रकार है। अब हम लोग को यहां पर एक चीज समझना है कि स्वतंत्रता और कानून में क्या संबंध होना चाहिए। देखिए स्वतंत्रता और कानून में जो है सकारात्मक संबंध ज्यादा है। जैसे मान लीजिए वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। पिछले साल प्रश्न भी आया था कि भाई जहां कानून होगा, कानून पालन में ही स्वतंत्रता निहित होता है। लिबर्टी कंसिस्ट इन ओबीडियंस टू द लॉ। राज्य ही जो है स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है। राज्य के आदेशों का पालन करने से स्वतंत्रता कम नहीं होती, स्वतंत्रता बढ़ती है। इसी को देखते हैं कि जो तर्कसंगत कानून है, जो उचित कानून है, वो स्वतंत्रता के रक्षक भी होते हैं। रीजनेबल एंड फेयर लॉ प्रमोट फ्रीडम। तो कहीं ना कहीं देखा जाए
तो दोनों आपस में जो है एक तरह से लॉ और लिबर्टी दोनों का बहुत क्लोज संबंध है। इसलिए कहा जाता है कि लॉ एंड लिबर्टी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए कानून नहीं होगा तो चोरी, हत्या, डकैती ये सब जो होता है, ये बताइए इसको बढ़ावा मिलेगा ना? तो ये सब जो चीजें हैं वो हमारी स्वतंत्रता को क्या करती हैं? कम कर सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, तो दोनों कानून और स्वतंत्रता में जो है पूरकता का संबंध है। और देखिए जैसे मान लीजिए जो स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा देने के क्या क्या उपाय होते हैं। एक तो सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप होना चाहिए। कभी मान लीजिए प्रश्न पूछे कि स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के कौन कौन से उपाय हैं। सेफगार्ड टू लिबर्टी, कौन कौन सा सेफगार्ड है? तो ये जो उपाय है, जैसे मैं कहूं कि स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उपाय, कि किसी देश में यदि स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है तो क्या क्या होना चाहिए। पहला चीज तो ये होना चाहिए कि सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप होना चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की सत्ता का आधार जो है जनता की इच्छा हो, क्योंकि जनता की इच्छा के अनुसार यदि सरकार होगी तो तानाशाही नहीं होगी। द विल ऑफ द पीपल शैल बी द बेसिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो आम व्यक्ति की इच्छा पर सरकार चलनी चाहिए। और दूसरा चीज होता है कि अधिकार को संविधान में लिखा जाए, यह भी एक सेफगार्ड है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे हम लोग क्या मूल अधिकार लिखा गया है। और तीसरा चीज होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होने से जो है कोई यदि अन्याय होगा तो हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो सकता है। संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जिससे हम संगठन बनाकर विरोध कर सके सरकार का। जनसंपर्क माध्यम की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्री मास मीडिया इसी को कहा जाता है। ये सब हमारे सेफगार्ड हैं जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकते हैं। एक तो आपको यह ध्यान रखना है। अब मैं बताया कि इसमें जब हम लोग जो है वो देखा जाए तो जो समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, उसी को हम लोग जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, इसके बाद एक हम लोग को चीज इसमें ये समझना है कि जो स्वतंत्रता और समानता, ये जो दो चीज मैं बताया, उन दोनों में भाई देखा जाए तो जैसे मैं बताया कानून और स्वतंत्रता, कभी मैं बता रहा था कि लॉ इज द कंडीशन ऑफ लिबर्टी। कानून स्वतंत्रता की शर्त है। ये दोनों विरोधी नहीं है, आपस में पूरक अवधारणाएं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कानून के माध्यम से ही स्वतंत्रता बढ़ सकता है। पिछले साल अभी बता रहा था कि आया भी था, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। यही स्टेटमेंट सही होगा। थ्योरी में जब तक समझ नहीं विकसित होगा तब तक वो टिक नहीं लगेगा। कोई ऐसा किताब नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आता है, वो अपने हिसाब से लिखता है, आपको समझ के ही टिक लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूं थ्योरी को। अब हम लोग थोड़ा सा जो है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि दोनों कैसे जो है ये स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध होना चाहिए। स्वतंत्रता तथा समानता में संबंध। तो देखिए संबंध में एक चीज ध्यान रखना है, एक तो विरोधी संबंध है। तो विरोधी संबंध हमको टिक नहीं लगाना है, हमको पूरकता का टिक लगाना है। हमको जो है पूरकता का टिक लगाना है कि पूरक अवधारणाएं हैं। अब विरोधी क्यों नहीं हम टिक लगाएंगे? इसलिए क्योंकि देखा जाए तो ऐसे समझिए, यदि हम लोग स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे
तो समाज में असमानता बढ़ सकती है? ये बताइए। यदि स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे तो समाज में असमानता बढ़ेगी, साधन संपन्न व्यक्ति जो है स्वतंत्रता का लाभ उठाकर आगे बढ़ जाएगा, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये जो विरोधी संबंध है उस समाज के लिए ठीक नहीं है। पूरकता का ही संबंध होना चाहिए। अब पूरकता का संबंध हम लोग इसलिए भी मानते हैं कि भाई स्वतंत्रता समानता दोनों का उद्देश्य क्या है, हमको इसको पूरकता को समझ के ही टिक लगाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कहा जाता है, पोलार्ड ने लिखा भी अपने किताब में कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लिबर्टी, इट्स लाई इन इक्वलिटी। स्वतंत्रता की आकांक्षा को, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही समाधान है, वह है समानता का विस्तार। क्योंकि दोनों का उद्देश्य समान है, दोनों व्यक्तित्व विकास की आवश्यक शर्त है, तो उद्देश्य की पूरकता है, इसलिए जो है पूरक का उदाहरण है। दोनों समाज व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। भाई हमें कहते हैं, यदि हम लोग ऐसे समझिए, पूरकता को थोड़ा सा और समझाएं। मान लीजिए स्वतंत्रता को हमको बढ़ावा देना है, स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग करना है, तो वास्तविक उपयोग करना है तो कहां पर होगा? लोकतंत्र में होगा। जहां पर लोकतंत्र, भाई लोकतंत्र में होगा मतलब लोकतंत्र अनिवार्य शर्त है, वहीं पर स्वतंत्रता चल सकती है, अनिवार्य शर्त है। अरे बताइए, ये लोकतंत्र में होगा तो लोकतंत्र जहां पर होगा वहां पर समानता होगी, लोकतंत्र जहां पर होगी वहां पर समानता होगी, तो ये स्वतंत्रता और समानता दोनों पूरक का उदाहरण होगा। क्योंकि स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग लोकतंत्र में हो सकता है और लोकतंत्र में समानता, तो ऐसी दशा में जो है स्वतंत्रता और समानता दोनों पूरक का उदाहरण है। लोकतंत्र के लिए समानता अनिवार्य शर्त है, सभी को बराबर मानना लोकतंत्र में, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही जो है स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग हो सकता है। और मान लीजिए यदि हम कहें कि भाई समाज में असमानता, तो समाज में असमानता जो है, समाज में असमानता होने से समाज में आर्थिक विषमता होगी, अधिकांश व्यक्ति गरीब होंगे, तो अधिकांश व्यक्ति जब गरीब होंगे तो बताइए, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब जो स्वतंत्रता है, इन सब चीजों से वे वंचित हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों पूरक है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये पूरकता को ध्यान में रखकर आपको टिक लगाना है, उसको समझना है कि पूरक वाला जो अवधारणा है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरकता का विचार ज्यादातर संगत है, क्योंकि केवल जो है स्वतंत्रता जो है भले ही विकास प्रगति कर सकता है, लेकिन समाज में स्थायित्व लाने के लिए समानता की आवश्यकता होती है। समानता से ही अधिकांश व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो सकती है। इन्हीं कारणों से जो राल्स है, आप लोग पढ़ते होंगे इथिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में भी जो लोग पढ़ते होंगे, राल्स ने स्वतंत्रता समानता दोनों को मिलाने का प्रयास किया, दोनों की पूरकता की बात की। इसीलिए राल्स को न्याय सिद्धांत का चैंपियन कहा जाता है। हम भी आप लोग को थोड़ा सा न्याय पढ़ाएंगे इसमें। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, और फिर इसमें जो है वो देखा जाए तो जैसे न्याय है, समानता है, अब पहले मैं न्याय पढ़ा लूंगा तो थोड़ा सा उसको भी जोड़ूंगा। तो हम लोग जो है अभी जो आज क्लास किए हैं उसमें मैं दोबारा बता दूं आपको कि हम लोग जो है वो देखा जाए तो समानता और स्वतंत्रता, अब फिर मैंने आपको बताया था अभी जो उसमें बचा था बहुसंस्कृतिवाद, स्वतंत्रता समानता दोनों का अर्थ, दोनों में क्या संबंध है,
क्या चीज ध्यान में रख के हम लोग को टिक लगाना है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये जो टॉपिक है हम लोग का, ये स्वतंत्रता समानता का, ये समाप्त हुआ। हम लोग जो है अब इसके बाद आगे जो है वो देखा जाए तो जैसे न्याय के बारे में पढ़ेंगे, कानून के बारे में पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ, उससे भी प्रश्न आता है कभी कभी। तो आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।